हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो स्टार्ट करते हैं 8th क्लास की सिविक्स का 8th चैप्टर एंड द चैप्टर नेम इज़ कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। कन्फ्रंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का आमना सामना करना या किसी चीज़ से निपटना ताकि वो चीज़ ख़त्म हो जाए या मिनिमाइज़ हो जाए। तो यहाँ पर बात हो रही है मार्जिनलाइजेशन की, दैट मीन्स मार्जिनलाइजेशन से निपटना। तो किस तरीके से जो आदिवासी थे, दलित्स थे, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, क्या स्ट्रगल उन्होंने करा, या फिर जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ थी उन्होंने इस साइडलाइन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई ताकि वो मेन स्ट्रीम में आ सकें। प्लस गवर्नमेंट ने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई, क्या क्या लॉज तैयार किए जिससे इन ग्रुप्स को अपलिफ्ट किया जा सके और मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। बेसिकली हम यहाँ पर इन लोगों का, जो आदिवासीज़ एंड दलित्स हैं, इनका स्ट्रगल देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया ताकि ये मार्जिनलाइजेशन को कन्फ्रंट कर पाएँ, मतलब इसका आमना सामना कर पाएँ। इन प्रीवियस चैप्टर वी रेड अबाउट 2 डिफरेंट ग्रुप्स। हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था इससे पहले वाला 7th चैप्टर जो था अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन, उस पे हमने 2 ग्रुप्स के बारे में जाना। 2 ग्रुप्स कौन कौन से थे? एक तो आदिवासीज़ और एक मुस्लिम्स। तो उनके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने उनके एक्सपीरियंसेस भी देखे कि उनके क्या क्या अनुभव रहे हैं, उनके साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट लोगों ने किया है और उन्होंने सोसाइटी में क्या क्या झेला, जैसे कि इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी दैट मीन्स जो असमानता होती है, जो डिफरेंस सोशल स्टेटस, वेल्थ, अपॉर्चुनिटी के हिसाब से इन्होंने झेला। एंड डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि लोगों ने इन दोनों कम्युनिटीज़ को किस तरीके से ट्रीट किया एंड एकदम मार्जिनलाइज्ड कंसीडर किया, इनके साथ डिस्टिंक्शन का बिहेवियर रखते थे, एक भेदभाव इनके साथ किया जाता था। तो ऐसे एक्सपीरियंसेस हमने लास्ट चैप्टर में देखे। दो पावरलेस, दैट मीन्स भले ही ये जो कम्युनिटी है, ये ग्रुप के लोग हैं जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, ये लोग पावरलेस हों, कम ताकतवर हों उन ग्रुप से जो मेजॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, बट स्टिल इन ग्रुप्स ने कम ताकतवर होने के बावजूद भी एक्सक्लूजन एंड डोमिनेशन के अगेंस्ट अपनी आवाज़ उठाई। एक्सक्लूडेड दैट मीन्स कि जो इनको मेन स्ट्रीम से बाहर निकाला जा रहा था, एंड डोमिनेटेड बाय अदर्स दैट मीन्स कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी इनको एट्रोसाइज करती थी, इन पर अत्याचार करती थी, इनको सप्रेस करने की कोशिश करती थी, उसके अगेंस्ट इन्होंने लड़ाई की, प्रोटेस्ट किया, दैट मीन्स अपनी आवाज़ उठाई। और जो इन्होंने प्रोटेस्ट किए उसके द्वारा अपनी आवाज़ को इन्होंने गवर्नमेंट तक पहुंचाया। गवर्नमेंट ने लॉज बनाई ताकि इनके ऊपर जो एट्रोसिटी हो रही है उसको ख़त्म किया जा सके एंड इन लोगों को मेन स्ट्रीम में लाया जा सके। प्लस इन लोगों ने फिर भी स्ट्रगल किया। क्यों? क्योंकि इन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आपने भले ही लॉज तो बना दिए हैं लेकिन इन कानूनों को एनफोर्स भी करिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने कानून बना दिए और इनको इम्प्लीमेंट ना किया जाए। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी इन्होंने स्ट्रगल किया। और ये जो स्ट्रगल वर्ड है ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन्होंने जो संघर्ष किया है उसको हिस्ट्री भी बयान करती है, किस तरीके से इन लोगों को मारा पीटा जाता था जब ये अपनी आवाज़ें उठाते थे। और कुछ लोग तो डर की वजह से आवाज़ उठा ही नहीं पाते थे, लेकिन उन लोगों को हम नहीं भूल सकते हैं जिन लोगों ने इस कम्युनिटी से आकर, भले ही कम ताकतवर थे, इस कम्युनिटी से आगे आए एंड इन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और अपनी कंडीशंस को बेहतर बनाने के लिए संघर्ष किया। They have attempted to overcome their situation by adopting a range of strategies in long history. Attempted का मतलब होता है ट्राई करना, किसी चीज़ के लिए प्रयास करना। तो इन ग्रुप्स ने बहुत सारे अटैम्प्ट किए, बहुत सारे प्रयास किए, तरह तरह की स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया, उन्हें अपनाया ताकि ये अपनी कंडीशन को, अपनी सिचुएशन को ओवरकम कर पाएँ। दैट मीन्स कि इन ग्रुप्स ने, अगर हम लॉन्ग हिस्ट्री की बात करें, इस लंबे इतिहास की बात करें, तो इस लंबे इतिहास में जो इनके साथ एट्रोसिटी हुई हैं उसके अगेंस्ट इन्होंने तरह तरह की स्ट्रेटजीज़ को अडॉप्ट किया और अपनी सिचुएशन को, अपने हालातों को बेहतर बनाने की कोशिश की। अब इन्होंने किन किन तरह की स्ट्रेटजीज़ को अपनाया वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसे कि रिलीजियस सोलेस, आर्म्ड स्ट्रगल, सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड एजुकेशन एंड इकोनॉमिक अपलिफ्ट।
So these are the different ways they adopted and there appears to be no one way of doing things. That means इन्होंने तरह तरह के ये रास्ते अपनाए क्योंकि एक स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करके ये अपनी कंडीशन को बेटर नहीं बना सकते थे। इसी वजह से इन्होंने अलग अलग रास्ते अपनाए अपनी स्थिति को सुधारने के लिए, जैसे कि रिलीजियस सोलेस, दैट मीन्स धार्मिक सांत्वना। इसका मतलब होता है कि इन्होंने धर्म के आधार पर अपने आप को कंसोल किया। सोलेस का मतलब होता है कंसोल करना या फिर कंफर्ट फील कराना। इन्होंने आर्म्ड स्ट्रगल किया। दे यूज्ड वेपन्स टू अटेम्प्ट टू गेन इक्वल राइट्स। इक्वल राइट्स के लिए इन्होंने वेपन्स का यूज़ किया। सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपनी कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए अपने आप को इम्प्रूव किया। सोशल स्टेटस को हाई करने की कोशिश की। एंड एजुकेशन, हमने लास्ट चैप्टर में जो टेबल देखी थी उसमें हमने लिटरेसी रेट देखा था इन लोगों का कितना लो था। तो उस लिटरेसी रेट को अप करने के लिए, ताकि ये भी मेन स्ट्रीम में आ सके, इन्होंने अपने आप को क्वालिफाई किया। अब देखिए क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो इन लोगों को देती है, लेकिन जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसकी जो एक लिमिटेशन होती है क्वालिफ़िकेशन की, उसके लिए भी तो इन लोगों को क्वालिफाई होना पड़ेगा ना। जैसे कि सपोज़ कीजिए गवर्नमेंट ने किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए लिख दिया कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब जब इन लोगों के पास ग्रेजुएशन ही नहीं होगी तो वो किस तरीके से इस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सकेंगे। तो इसीलिए इन्होंने इस जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए अपने आप को क्वालिफाई किया, एजुकेट किया, मतलब अपना शिक्षा का स्तर इन्होंने बढ़ाया। एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट इन्होंने किया, दैट मीन्स कि अपनी जो आर्थिक स्थिति थी उसको बेहतर बनाने की कोशिश की। तो इस तरीके के रास्ते इन्होंने अलग अलग अपनाए थे ताकि ये अपनी कंडीशन को और बेटर बना सकें। प्लस इन ऑल केसेस द चॉइस ऑफ स्ट्रगल हैज़ डिपेंडेड ऑन द सर्कमस्टेंसेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप ने स्ट्रगल का रास्ता जो चुना वो किस चीज़ पर डिपेंड करता था, वो इनके सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करता था। दैट मीन्स कि ये संघर्ष का कौन सा रास्ता चुनेंगे ये डिपेंड करता था इनके सर्कमस्टेंसेस पर, इनके हालातों पर, कि जिसमें ये मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी रहती थी। इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी के जो सर्कमस्टेंसेस थे, जो हालात थे, उसी के आधार पर ये लोग संघर्ष का या स्ट्रगल का रास्ता चुनते थे। अगर इनको लगता है कि इनके पास एजुकेशनल लेवल पर कोई स्टेटस नहीं है तो ये एजुकेशनल लेवल को हाई करने की कोशिश करने लगे। फिर इनको अगर लगा कि इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है खुद को, तो इन्होंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट किया। अगर इनको लगा कि ये फिनेंशियल कंडीशंस इनकी बहुत लो है, ये बहुत पुअर हैं, तो इस वजह से इन्होंने अपने आप को इकोनॉमिक अपलिफ्ट करने की कोशिश की। तो तरह तरह के जो इन्होंने रास्ते अपनाए वो सब डिपेंड करता है इनके सर्कमस्टेंसेस पर। In this chapter, we will read about some of the ways in which groups and individuals challenge existing inequalities. That means इस चैप्टर में हम जानेंगे कि जो ये ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स थे, इन्होंने बरसों से चली आ रही जो इनइक्वालिटी इनके साथ होती थी, जो डिस्क्रिमिनेशन, डिस्टिंक्शन इसके साथ होता था, उनको किस तरीके से चैलेंज किया बाय अडॉप्टिंग डिफरेंट वेज। अलग अलग रास्ते जो इन्होंने अपनाए उनके बारे में समझेंगे एंड इनके चैलेंज के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने चुनौती दी इस इनइक्वालिटी को एंड डिस्क्रिमिनेशन को। अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तब भी इनका संघर्ष जारी था, आज़ादी के बाद की बात करें तब भी इन्होंने स्ट्रगल किया, बट थोड़ा सा उसका जो एस्पेक्ट था, जो स्वरूप था, वो बदल गया था। क्योंकि आज़ादी के बाद देखें तो कानून बनाए गए, कानूनों के तहत ये चीज़ें लाई गई कि इनके साथ कोई अत्याचार नहीं करेगा, अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया, तरह तरह के जो नियम थे, जो लॉज थे वो बनाए गए। बट इन लोगों ने फिर भी संघर्ष किया और इन लोगों ने अपनी आवाज़ें उठाई कि आप लोगों ने कानून तो बना दिए हैं, अब इनको एनफोर्स भी करिए। जो आदिवासी, दलित एंड मुस्लिम एंड विमेन एंड जो अदर मार्जिनल ग्रुप्स थे, उन्होंने इस चीज़ को लेकर भी आर्ग्यू किया दैट दे आर द सिटीजन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक कंट्री, कि वो एक डेमोक्रेटिक, एक लोकतांत्रिक देश का हिस्सा हैं, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी का हिस्सा हैं, और डेमोक्रेसी में सबके पास इक्वल राइट होते हैं। तो इनके इक्वल राइट, जो अधिकार इनके हैं, वो इनसे क्यों छीने जा रहे हैं, इनको क्यों एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो इस चीज़ को लेकर आर्ग्यू करते हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा है, तो इसीलिए ये उनका अधिकार है कि जो राइट्स सभी लोगों को मिले हुए हैं वो राइट्स इनको भी मिले।
मोर ओवर इन लोगों ने ये चीज़ के लिए तो दलील पेश की कि इनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो अधिकार इनको मिले हैं इन अधिकारों की रक्षा भी होनी चाहिए। इसीलिए कानून में इन लोगों को सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं ताकि इनके अधिकारों की रक्षा की जाए और जो इनको राइट्स मिले हुए हैं उसको प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व किया जाए। एंड इन्होंने ये भी कहा कि हमें रिस्पेक्ट भी मिलनी चाहिए क्योंकि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री का हिस्सा हैं और यहाँ पर सभी लोग इक्वल हैं, किसी के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन इनइक्वालिटी नहीं होती है डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो इनको भी अधिकार है डिग्निटी के साथ जीने का। अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रूल की बात करें तो किसका रूल होता है? रूल ऑफ लॉ, दैट मीन्स कानून का शासन, जिसमें क्या होता है कि एवरीबडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ, सभी लोग कानून के आगे एक समान हैं, इनके बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्टिंक्शन नहीं किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड अदर थिंग्स, जैसे कि आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड। ओके, मैनी अमंग देम लुक अप टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू एड्रेस देयर कंसर्न, दैट मीन्स कि कुछ लोग कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं ताकि उनके कंसर्न्स को, उनके इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सके और उन्हें जस्टिस दिलाया जा सके। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट हैज़ टू रन, और अगर इन लोगों को ये लगता है कि इनके बेसिक राइट्स को छीना जा रहा है, वॉयलेट किया जा रहा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों को ये राइट प्रोवाइड करता है कि ये कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, अपनी सहूलियत के हिसाब से ये इन कोर्ट्स में जा सकते हैं एंड जस्टिस पा सकते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते हैं, क्योंकि कहने को तो इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी सबके पास हैं, बट स्टिल इनइक्वालिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एज अ पार्ट ऑफ दिस, एक सेकेंड, एक लाइन रह गई है, हाँ, इन दिस चैप्टर वी विल सी वाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज समथिंग दैट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स इन्वोक इन कोर्स ऑफ देयर स्ट्रगल। और इस चैप्टर में हम यही जानेंगे कि ये जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं ये किस तरीके से अपने स्ट्रगल में कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेते रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। इन्वोक का मतलब होता है यूजिंग ऑफ लॉ और रूल एज अ रीज़न ऑफ डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए कानून का सहारा लेना। तो वही हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरीके से जो ये मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, जैसे कि आदिवासी, दलित, मुस्लिम, विमेन या अदर मार्जिनल ग्रुप्स जो हैं वो कानून का सहारा लेते रहे हैं एंड संविधान का सहारा लेते रहे हैं, किस तरीके से इन्होंने ये सपोर्ट लिया टू एड्रेस देयर कंसर्न, वो सब चीज़ हम जानेंगे। एज अ पार्ट ऑफ दिस वी विल लुक एट हाउ राइट्स आर translated into laws to protect groups from continued exploitation, that means कि हम ये भी पढ़ेंगे किस तरीके से कुछ राइट्स को, कुछ अधिकारों को लॉज का रूप दे दिया गया है, कानून का रूप दे दिया गया है, ताकि उन कानूनों को सब पर अप्लाई किया जा सके एंड इन लोगों को जो इनके साथ कंटिन्यूड एक्सप्लॉयटेशन होता रहा है, हमेशा से जो शोषण इनके साथ चलता आता रहा है, उससे इनको बचाया जा सके, प्लस इनके अधिकारों को बचाया जा सके। इसी वजह से उन अधिकारों को कानून का रूप दे दिया गया है। वी विल ऑल्सो लुक एट द गवर्नमेंट्स एफर्ट, और हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि जो सरकार है उन्होंने क्या क्या एफर्ट करे हैं कुछ पॉलिसीज़ को फॉर्मुलेट करने में। तो गवर्नमेंट ने तरह तरह की पॉलिसीज़ बनाई हैं, उन पॉलिसीज़ के थ्रू इन्होंने ट्राई किया है कि ये एक्सेस को प्रमोट कर सकें। एक्सेस का मतलब क्या होता है? जो रीच होती है, मतलब जो लाभ इनको पहले नहीं मिलते थे वो लाभ अब इनको मिलने लगे, वो बेनिफिट्स अब इनको मिलने लगे। तो इन पॉलिसीज़ के तहत गवर्नमेंट ने एक्सेस को प्रमोट किया है। जो भी डेवलपमेंट हमारे देश में होता है उस विकास का लाभ इनको प्रोवाइड किया जा सके, इसी वजह से इन पॉलिसीज़ का निर्माण किया गया है। इन्वोकिंग फंडामेंटल राइट्स, इन्वोकिंग का मतलब होता है उपयोग करना। ये हमने लास्ट पेज पर कर लिया था कि इन्वोकिंग का मतलब क्या होता है, यूजिंग ऑफ लॉ। जब हम लॉज की बात कर रहे थे तब हमने जाना कि कानूनों का उपयोग। अब हम यहाँ पर जान रहे हैं फंडामेंटल राइट्स का उपयोग। तो आइए देखते हैं किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स का यूज़ किया जाता है। द कॉन्स्टिट्यूशन
लेज डाउन सम प्रिंसिपल्स। जो हमारा संविधान है ये कुछ प्रिंसिपल्स को ले डाउन करता है और ये प्रिंसिपल्स हमारी सोसाइटी को, मतलब हमारे समाज को एंड पॉलिटी को, दैट मीन्स हमारी राज्य व्यवस्था को डेमोक्रेटिक बनाते हैं। ये चीज़ तो हमने ऑलरेडी इस बुक के फर्स्ट चैप्टर में जान लिया। अब जो ये प्रिंसिपल्स हैं जो हमारी सोसाइटी एंड पॉलिटी को डेमोक्रेटिक बनाते हैं, ये सभी इनमें जो भी लॉज, एक्ट, जो भी चीज़ें आती हैं इस प्रिंसिपल में, ऑल दीज थिंग्स आर इक्वली एक्सेसिबल टू ऑल द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री इंडिया। जो हमारे भारत के नागरिक हैं उन सभी के लिए ये इक्वली अप्लाई होते हैं। अब ये प्रिंसिपल्स हमें कहाँ मिलते हैं? दे आर डिफाइंड इन एंड थ्रू द फंडामेंटल राइट्स। ये सभी जो प्रिंसिपल्स हैं ये डिफाइन किए गए हैं मौलिक अधिकारों में, और मौलिक अधिकारों के जरिए ये सिद्धांत हमें पाए जाते हैं। एंड ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हैं। एंड ये फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं ये हम जान चुके हैं, लेकिन एक दो एग्जांपल जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू एजुकेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ओके। तो इस तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं। These rights are available to all Indians equally। और ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये हर एक भारत के नागरिक को समान रूप से उपलब्ध होते हैं, मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं या फिर अवेलेबल हैं सभी लोगों को इक्वली। और अगर यहाँ पर किसी भी इंसान को ऐसा लगता है कि उनके बेसिक राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो वो अपनी आवाज़ उठाकर गवर्नमेंट तक पहुँचा सकते हैं एंड अपने कंसर्न को, अपने इश्यूज़ को सेंटर में ला सकते हैं ताकि गवर्नमेंट उन इश्यूज़ पर वर्क करे और कुछ ऐसे कानून बनाए जिससे उन लोगों को सुविधाएं प्रोवाइड की जाएं। अब जैसे कि अगर किसी इंसान को ये लगता है उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है तो उसके पास ये राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अब वो कोर्ट जा सकता है एंड जस्टिस पा सकता है। तो इस तरीके के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें मिलते हैं फंडामेंटल राइट्स के द्वारा। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हर एक नागरिक को इक्वली मिले हुए हैं, अधिकार सभी लोगों को इक्वली मिले हुए हैं। एज फार एज मार्जिनलाइज्ड आर कंसर्न, अब हम यहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बारे में बात करेंगे कि वो किस तरीके से इन फंडामेंटल राइट्स को टू वेज में यूज़ करते हैं, मतलब दो तरह से इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट क्या है? बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स, दैट मीन्स कि वो अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर फिर गवर्नमेंट को फोर्स करते हैं कि वो इनके साथ हो रहे इनजस्टिस को रिकग्नाइज करे। दैट मीन्स कि पहले तो ये मौलिक अधिकारों को कैसे यूज़ करते हैं कि ये मौलिक अधिकारों पर जोर देते हैं कि हमारे पास इक्वल राइट हैं और वही मौलिक अधिकार हमारे पास हैं जो सभी लोगों के लिए इम्प्लीमेंटेड हैं। तो ये इसी वजह से इन मौलिक अधिकारों पर जोर देकर सरकार को इस चीज़ के लिए फोर्स करते हैं कि वो इनके कंसर्न, इन लोगों के इश्यूज़ पर ध्यान दे, उसे रिकग्नाइज करे, जो इनके साथ इनजस्टिस एंड जो डिस्क्रिमिनेशन इतने सालों से होता आ रहा है उस पर ध्यान देने के लिए मजबूर करते हैं गवर्नमेंट को। एंड दूसरा ये तरीका है, दे हैव इंसिस्टेड दैट गवर्नमेंट एनफोर्स दीज लॉज। अब क्या होता है कि जब ये गवर्नमेंट का ध्यान अपने इनजस्टिस पर लाते हैं तो गवर्नमेंट लॉज बना देती है। अब वो गवर्नमेंट का ध्यान इस चीज़ पर लाते हैं कि आपने कानून तो बना दिया बट उसको एनफोर्स भी करिए, मतलब ये जो कानून बने हैं ये ऐसे के ऐसे नहीं रहने चाहिए, इन कानूनों को लागू करना भी ज़रूरी है। सो इन सम इंस्टेंसेस these struggle of marginalized have influenced the government to frame new laws in keeping with the spirit of the fundamental rights। अभी जो हमने ये पढ़ा कि गवर्नमेंट किस तरीके से एनफोर्स करती है लॉज को, उसका एक एग्जांपल ये है, कई बार क्या होता है कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनके संघर्ष को देखकर जब भी वो अपनी आवाज़ उठाते हैं और अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है, फिर कुछ नए लॉज को फ्रेम करती है इन कीपिंग विद द स्पिरिट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं इसकी भावना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सभी लोगों के पास इक्वली राइट डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, है ना। तो इस फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट कुछ नए लॉज तैयार करती है। एंड जो भी ये लॉज तैयार किए जाते हैं, दीज लॉज प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू दीज ग्रुप्स। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल है आर्टिकल 17 का, तो आइए आर्टिकल 17 के बारे में जानते हैं।
वैसे तो हमारे संविधान में बहुत सारे आर्टिकल हैं, जिसमें से आर्टिकल 17 ये कहता है दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड। आर्टिकल 17 के अनुसार अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जा चुका है। अबॉलिश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म कर देना। अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हम 6-7 क्लास में। हमने अनटचेबिलिटी को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, जिसमें हमने B.R. अम्बेडकर की स्टोरी को पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो B.R. अम्बेडकर महार कास्ट से बिलोंग करते थे और उनको और उनकी फैमिली को अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। जब B.R. अम्बेडकर स्कूल जाते थे तो कोई भी स्टूडेंट उनके साथ नहीं बैठता था। इवन तो जो B.R. अम्बेडकर की कॉपी होती थी उसको भी टीचर चेक नहीं करती थी, क्योंकि उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट करते थे और इनकी किसी भी चीज़ को अपर कास्ट के लोग छूते नहीं थे। और ना ही इवन दो जो लोअर कास्ट के लोग थे जिनको अनटचेबल्स कैटेगरी में डाला हुआ था, वो अपर कास्ट के लोगों को छू सकते थे, उनकी किसी चीज़ों को छू सकते थे। इनफैक्ट जिस वाटर टैंक से अपर कास्ट के बच्चे या अपर कास्ट के लोग पानी पीते थे, वहाँ से लोअर कास्ट के लोगों को पानी पीना भी अलाउड नहीं था, उस वाटर टैंक को छूना भी अलाउड नहीं था, और ना ही इनको ये अलाउड था कि ये टेम्पल्स में एंट्री कर पाएँ। तो B.R. अम्बेडकर के बारे में हमने ये स्टोरी पढ़ी थी। आगे जाकर B.R. अम्बेडकर गांधी जी को ज्वाइन कर लेते हैं उनके हरिजन मूवमेंट में। एंड ये हरिजन मूवमेंट क्या है? इट प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द सोशल जस्टिस फेस्ड बाय पीपल बिलोंगिंग टू बैकवर्ड कास्ट इन इंडिया। गांधी जी ने एक प्रोटेस्ट चलाया था फॉर हरिजन्स और उसको नाम दिया हरिजन मूवमेंट, क्योंकि उनको अनटचेबल्स की तरह ट्रीट किया जाता था। और गांधी जी की पूरी उम्र इस चीज़ में निकल गई थी कि ये अनटचेबिलिटी क्यों है, इसको ख़त्म किया जाए। तो हुआ ये कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया गया हमारे देश का, जिसका प्रोविज़न था डेमोक्रेटिक, और इसमें बहुत सारे इश्यूज़ को रखा गया। अलग अलग आर्टिकल्स इसमें डाले गए, जिसमें से आर्टिकल 17 में साफ साफ ये लिखा गया कि अनटचेबिलिटी ख़त्म हो चुका है। एंड इसका मतलब क्या था? व्हाट दिस मीन्स इज़ दैट नो वन कैन henceforth prevent Dalits from educating themselves, entering temples, using public facilities. That means कि अब से चूँकि आर्टिकल 17 लागू हो चुका है और आर्टिकल 17 साफ साफ इस प्रथा को बंद कर चुका है, तो अब से कोई भी इस प्रथा को नहीं चलाएगा। और इसका मतलब ये हुआ कि अब से कोई भी दलित्स को एजुकेटिंग देमसेल्व्स, दैट मीन्स कि उनको शिक्षा लेने से नहीं रोकेगा। प्रिवेंट का मतलब होता है स्टॉप करना या रोकना। और ना ही कोई दलित्स को टेम्पल्स में एंटर करने से रोक सकता है, मंदिरों में जाने से कोई उनको अब नहीं रोक सकता। ना ही उनको कोई पब्लिक फैसिलिटीज़, मतलब जो सार्वजनिक सुविधाएं होती हैं जो सभी लोगों के लिए होती हैं, अब दलित्स को कोई भी पब्लिक फैसिलिटीज़ लेने से नहीं रोकेगा। तो इसका मतलब ये हुआ। तो अनटचेबिलिटी, जो चीज़ पहले इस तरीके की प्रथा थी जिसमें इन दलित्स को बिल्कुल डाउन ट्रोडन किया हुआ था, कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ इनको नहीं दी जाती थी, मेन स्ट्रीम से बाहर निकाला हुआ था इस प्रथा की वजह से। तो जो चीज़ पहले प्रैक्टिस होती थी आर्टिकल 17 के बाद, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म कर दी गई। इट ऑल्सो मीन्स दैट इट इज़ रॉन्ग टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, और इसका मतलब ये हुआ कि अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है वो गलत है, एंड इस प्रैक्टिस को टॉलरेट नहीं किया जाएगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब अनटचेबिलिटी की जो प्रैक्टिस है, ये प्रथा जो है, अब बर्दाश्त नहीं करेगी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इनफैक्ट अनटचेबिलिटी इज़ अ पनिशेबल क्राइम। आज के टाइम पर इसे एक पनिशेबल क्राइम माना जाता है, मतलब दंडनीय अपराध माना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं पर भी अगर ये प्रैक्टिस को आज भी चलाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी। उसे या तो जेल भेजा जा सकता है या उस पर फाइन लगाया जा सकता है, या उस पर दोनों ही चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। तो इस प्रथा को आज के टाइम पर दंडनीय अपराध माना जाता है। द टर्म दलित, ये जो टर्म है दलित, इसका मतलब है ब्रोकन, दैट मीन्स दबा, कुचला,
टूटा हुआ, और जो ये टर्म है इसको डेलिबरेटली यूज़ किया गया है ताकि इस चीज़ को हाईलाइट किया जा सके कि सेंचुरीज़ मतलब बहुत पहले से ये डिस्क्रिमिनेशन जो होता आता रहा है इन लोगों के साथ, इन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया है इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, सप्रेशन बाय अदर कम्युनिटीज़, वो सब को रेखांकित करने के लिए, वो सब चीज़ को शो करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए इस वर्ड को, इस टर्म को यूज़ किया गया है। There are other sections in the Constitution that helps to strengthen the argument against untouchability. हमारे संविधान में बहुत सारे और दूसरे अनुच्छेद मतलब और दूसरे सेक्शंस और आर्टिकल्स भी हैं जो अनटचेबिलिटी के खिलाफ हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है आर्टिकल 15। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 15 है वो क्या स्टेट करता है, दैट नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ। दैट मीन्स आर्टिकल 15 ये कहता है कि जो भी इस देश का नागरिक है उसके साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव या डिस्टिंक्शन या डिफरेंस नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बेस्ड हो या फिर मतलब किसी भी रिलीजन को फॉलो करता हो, या फिर किसी भी रेस से, कास्ट से हो, जेंडर से हो, एंड उसका जन्म चाहे कहीं भी हुआ हो, सभी लोग इक्वल हैं, किसी के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, चाहे उसका कोई भी आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड हो, राइट। तो आर्टिकल 15 भी अनटचेबिलिटी के खिलाफ है। आपने एक मूवी अगर नहीं देखी है तो आप वो मूवी ज़रूर देखना, आर्टिकल 15, आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी और आपको एक सच्चाई पता चलेगी कि पहले के टाइम पर दलित्स के साथ कैसा बिहेवियर होता था। और उस मूवी में भी यही चीज़ दिखाई गई है कि आर्टिकल 15 जो स्टेट करता है कि किसी के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, वही उस मूवी में दिखाया गया है। तो इट्स ऑल अप टू यू अगर आप देखना चाहते हैं तो। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Therefore, Dalits can invoke or draw on a fundamental right in a situation where they feel that they have been treated badly by some individual or community or even by government. तो इसीलिए दलित्स फंडामेंटल राइट्स का यूज़ करते हैं, फंडामेंटल राइट्स का सहारा लेते हैं उन सिचुएशंस में जहाँ पर उनको ये लगता है कि उनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है। तो जब इन लोगों को ये लगता है कि इनके साथ बैड ट्रीटमेंट हो रहा है किसी इंडिविजुअल, कम्युनिटी, ग्रुप या फिर गवर्नमेंट के द्वारा, तब ये दलित्स अपने मौलिक अधिकारों को यूज़ करते हैं। एंड दे हैव ड्रॉन द अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो दलित ग्रुप हैं इन्होंने बहुत बार सरकार का ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन पर भी दिलाया है। और ये सरकार का ध्यान कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर कैसे दिलाते हैं? बाय प्रोटेस्टिंग और बाय रेजिंग वॉइसेस। और ऐसा करके प्रोटेस्ट एंड अपनी आवाज़ उठाकर ये क्या करते हैं? अपने कंसर्न, अपने इश्यूज़ को गवर्नमेंट की नज़र में लाते हैं और गवर्नमेंट को ये ध्यान दिलाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी के साथ कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन से ये डिमांड करते हैं कि वो इस चीज़ का पालन करे। अबाइड का मतलब होता है पालन करना। किस चीज़ का पालन करना? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एंड डू द जस्टिस टू देम, और इन दलित्स को न्याय प्रदान करे, इनको जस्टिस प्रोवाइड करे। तो इसीलिए क्या होता है, कई बार जब दलित्स को ये लगता है कि इनके साथ गलत बर्ताव हो रहा है, इन्हें इनके राइट्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, तो ये क्या करते हैं? अपनी आवाज़ उठाते हैं या फिर प्रोटेस्ट करते हैं और गवर्नमेंट के सामने अपने इश्यूज़ को रखते हैं या उनकी नज़र अपनी जो उनकी प्रॉब्लम्स है उस पर लाते हैं। और फिर गवर्नमेंट को ये भी साथ साथ ध्यान दिलाते हैं कि संविधान जो है वो ये कहता है कि किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, तो आप जो सरकार है इसका पालन करिए और हमें न्याय प्रदान करिए। तो इस तरीके से ये मौलिक अधिकारों का सहारा लेते हैं। सो लाइकवाइज जिस तरीके से दलित्स ने फंडामेंटल राइट्स को यूज़ किया, उसी तरीके से माइनॉरिटी ग्रुप हैव ऑल्सो ड्रॉन ऑन फंडामेंटल राइट्स। माइनॉरिटी ग्रुप ने भी मौलिक अधिकारों का सहारा लिया, वो मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान द्वारा दिए गए हैं। एंड इन्होंने पर्टिकुलरली किन राइट्स पर जोर दिया? इन्होंने फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल राइट्स एंड एजुकेशनल राइट्स पर जोर दिया।
फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है कि ये स्वतंत्रता, ये फ्रीडम सभी के पास है कि वो अपना धर्म चेंज कर सकते हैं या किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स मतलब वो किसी भी संस्कृति को अपना सकते हैं, कितनी भी वो एजुकेशन ले सकते हैं। तो इस तरीके की स्वतंत्रता के अधिकारों पर इन लोगों ने जोर दिया। इन द केस ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ऐसे केसेस में जहाँ पर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स इन लोगों को दिए गए हैं, ये अधिकार दिए गए हैं, तो जो भी डिस्टिंक्ट कल्चर से बिलोंग करता है या फिर अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करता है, जैसे कि मुस्लिम एंड पारसीज, इन दोनों के कल्चर अलग हैं और दोनों ही अलग अलग रिलीजियस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इनके पास ये अधिकार है कि वो अपने कल्चर के गार्जियन बन सकते हैं, इसकी सुरक्षा कर सकते हैं एंड अपने कल्चर को प्रिजर्व भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द बेस्ट वे। मतलब किसी भी तरीके को अपनाकर, बस वो तरीका गलत नहीं होना चाहिए, बेस्ट तरीका होना चाहिए ताकि अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सकें, उसे आगे बढ़ा सकें और उसके गार्जियन बन सकें। कल्चर एक वाइड टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि खान पान, बोल चाल, लैंग्वेज, रीति रिवाज, ये सब चीज़ें कल्चर में आती हैं। और हर एक ग्रुप का जो कल्चर होता है वो उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी पहचान होती है। तो उसकी पहचान जो है उसको प्रिजर्व रखने के लिए, उनके कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए ये राइट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये इंश्योर करती है बाय प्रोवाइडिंग द कल्चरल राइट्स कि इन लोगों को कल्चरल जस्टिस मिले, कल्चरल न्याय मिले, ताकि इनके कल्चर को कोई इनसे छीने ना, इनकी पहचान को कोई इनसे ना छीने और ना ही उसे वाइप आउट करने की कोशिश करे। सो द कॉन्स्टिट्यूशन डज दिस सो दैट कल्चर ऑफ दिस ग्रुप इज नॉट डोमिनेटेड नॉर वाइप्ड आउट बाय द कल्चर ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी। कॉन्स्टिट्यूशन ये कल्चरल राइट्स इसलिए प्रोवाइड करती है इन ग्रुप्स को ताकि मेजॉरिटी कम्युनिटी इन अदर ग्रुप्स के कल्चर को डोमिनेट ना करे, उसको सप्रेस ना करे या फिर उसे वाइप आउट करने की कोशिश ना करे। वाइप आउट का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना, नष्ट करना। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे अधिकार मतलब ऐसे कल्चरल राइट्स क्यों प्रोवाइड करता है इन ग्रुप्स को? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज़ के लिए कमिटेड है कि वो इंडिया की कल्चरल डाइवर्सिटी को बचा कर रखे, तो इसीलिए इन लोगों को ये कल्चरल राइट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आज हम पार्ट 1 कर लेते हैं। जो ये है, ये जो साइड में बॉक्स लिखा हुआ है, इसको भी हम करेंगे बट कल वाली वीडियो में, ओके। तो अभी तक के लिए इतना बहुत है और इस चैप्टर का सम अप हम जब करेंगे जब हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे, राइट। तो आप मुझे इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस साइड प्रियंका गौर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू।